हम पढ़ रहे हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब तक हम दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं और उनके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड थी हमारी बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज जो हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखो लिखी हुई डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड गेट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम उसी लिक्विड का बेटा क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में हिमांक कहते हैं। ठीक है, प्योर जो वाटर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा क्या होता है, फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। ठीक है ना, अब देखो यानी कि जो प्योर वाटर है, अगर उसमें कोई भी सॉल्यूट वगैरह आपने उसके अंदर मिक्स नहीं किया है तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें बेटा, तो उससे क्या होगा बोलो, जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, on dissolving non-volatile solute in a pure solvent the freezing point of solvent decrease। इसी को बोलते हैं हम क्या बोलो, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो यहाँ देख लो, जैसे मान लो मेरे पास ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल है, और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम कोई ऐसा सोल्यूट डालें बेटा, जैसे ये डाल दिया, ये सोल्यूट डाल दिया हमने, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया प्योर सॉल्वेंट के अंदर। रेड वाले क्या है बोलो, रेड वाले मान लो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और जो ये येलो वाले हैं ये किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लाइक ग्लूकोज, कैन शुगर वगैरह ये हैं। तो अब ये देखो, फ्रीज होने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। लेकिन इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बेटा किसके मॉलिक्यूल आ गए हैं, शुगर के मॉलिक्यूल आ गए हैं। इसलिए वाटर को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, 0 से नीचे जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उससे क्या होगा बेटा, जो सॉल्वेंट है बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर जो सॉल्यूशन है आपका, जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो आपका सॉल्वेंट है बेटा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, बोलो, सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो जैसे ही उसमें नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो सॉल्यूशन का तो अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी नॉट माइनस टी एफ लिख सकते हैं। टी नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एस का मतलब होता है, आप लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं टी नॉट का मतलब होगा प्योर सॉल्वेंट, और इसको लिख सकते हो आप टी एस लिख सकते हो। ठीक है, टी एस का मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए आप ना, इसको, इसके सिंबल को लिख लीजिए, टी एस लिख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, और इसका सिंबल होगा बेटा डेल्टा टी एफ होगा, डेल्टा टी एफ को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो टी नोट माइनस टी एस, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस कर देंगे तो उसको बोलेंगे डेल्टा टी एफ। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, जैसे आपने लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किया था, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, ये मोलेलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलेलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, और अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो बेटा कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं के एफ। ठीक है ना, अब ये जो के एफ क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, है ना, के एफ। इसको याद कर लीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है, जो लास्ट में हमने के बी पढ़ा था वो यूनिट होती है इसकी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। ठीक है ना, के एफ को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलो
इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको बोला करते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई मोलिलिटी। और मोलिलिटी तो आप जानती है, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बेटा, ठीक है। और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ से हम मोलिलिटी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। चलिए ठीक है। के एफ की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी, आपको गिवन होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट C2H5OH, एथेनॉल है बेटा। और एथेनॉल एक लिक्विड होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये मान रखा कि एज्यूम कर लीजिए कि ये एक नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या रखा है, उसको एज्यूम कर लिए कि ये भी नॉन वोलेटाइल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर एथिल को तो क्या होता है, वोलेटाइल नेचर होती है इसकी, तो ठीक है ना। और हम जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये नॉन वोलेटाइल की तरह इसको ट्रीट करिए, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5, जो एथिल एल्कोहल है, इसकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, ठीक है ना। और इसकी कितनी अमाउंट को हम 1 kg सॉल्वेंट में क्या करें बेटा, डिजोल्व करें। ये सॉल्वेंट दे रखा है आपको 1 kg, ठीक है। और जिससे कि ये कितने पर फ्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जानते हैं के एफ की वाटर के लिए के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कितनी अमाउंट एथिल अल्कोहल की हम 1 kg वाटर में डिजोल्व करें, जिससे कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो बेटा, 2 डिग्री सेल्सियस पर डिजोल्व। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाइए आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले डेल्टा टी एफ बराबर होता है बेटा किसके, के एफ मल्टीप्लाई मोलिलिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है हमें, देखो ये दे रखा है, ये हमें डेल्टा टी एफ गिवन है बेटा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये डेल्टा टी एफ है आपके पास में, देखो। तो डेल्टा टी एफ हमें 2 दे रखा है बेटा, है ना। चलिए आगे क्या है, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये देखिए 186। तो 1.86 है ये 1.86 है, यह पॉइंट लगा लीजिए। 1.86 ये आपको दे रखी है। अब मोलिलिटी क्या होता है, मोलिलिटी का मतलब होता है, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास है उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यानी कि मोलिलिटी बराबर हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट, यही हमें निकालना है ना, यही हमें निकालना है बेटा ग्राम में, ठीक है। चलिए नीचे क्या होता है जरा बताओ, नीचे होता है मोलर मास। क्या होता है बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम मोल्स। अब क्या करेंगे हम, देखो मोलिलिटी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे हम मोल्स। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, नीचे क्या है अभी, क्या बचा हुआ है बोलो, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट देख लीजिए क्या है, मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, ठीक है, केजी में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो एक काम करिए, क्या करते हैं हम, देखो जो हमारा सोल्यूट है C2H5OH, इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा बच्चा, कितना आएगा बोलो, 46 आएगा। कितना आएगा, 46 आएगा। और मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। मोलर मास की जगह यहाँ रख देंगे। और देखो ये कितना दे रखा है हमें, 1 kg दे रखा है। तो इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो 2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है x, नीचे कितना दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 46 है बेटा, ठीक है ना। 46 और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो ये यहाँ जाएगा 1, ठीक है, 1 kg यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए और ये यहाँ कितना है, 1.86, ये हो गया जी, ठीक है। इसको x को इधर ले आइए, जब x को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 6, नीचे कितना हो जाएगा 1.86। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे यहाँ से,
और जब इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो सोल्व करने के बाद में ये x बराबर आ जाएगा 50 ग्राम आ जाएगा। सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो 50 ग्राम आ गया मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सही है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। द डिसॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस 13 by dissolving 13.6 gram of a substance in 20 gram of water, freezing point decrease by 3.7 degree Celsius. Calculate the molar mass of the substance. अच्छा, आपकी बार मोलर मास पूछ रहा है, यानी कि देखो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया ना, ये निकाल रहा है आपकी बार, मोलर मास निकालना आपकी बार तुम्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट भी दे रखा है और सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है आपको, देखो ग्राम में दे रखा है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है। चलिए, और के एफ भी दे रखा है वाटर के लिए आपको। चलो लगाइए फॉर्मूला फटाफट जल्दी से। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा फॉर्मूला के एफ, डायरेक्ट लिख दूँ। मोलिलिटी क्या होती है? मोलिलिटी होती है मास अपॉन सोल्यूट। तो मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये रहा बेटा सोल्यूट का 13.6 ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। नीचे मोलर मास, यही तो निकालना है आपकी बार आपको। तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट। मास कितना दे रखा है? मास ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का मास दे रखा है 20 ग्राम, लेकिन हमें किस में चाहिए? केजी में चाहिए। तो केजी के लिए हम करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा केजी में। चलिए तो रखिए ज़रा यहाँ पर डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है आपको? डेल्टा टी एफ भी तो चाहिएगा ना। मैं डेल्टा टी एफ दे रखा है 3.7। डेल्टा टी एफ दे रखा है हमें 3.7 डिग्री सेल्सियस बेटा। चलिए, तो यहाँ से मोलर मास को निकालना है बाहर, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको बाहर निकालिए, मोलर मास को, यही कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मोलर मास बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा के एफ ऊपर ही रहेगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा? 13.6 ऊपर ही आएगा, मल्टीप्लाई 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, देखो। चलिए, नीचे क्या बचेगा? डेल्टा टी एफ बचेगा, ठीक है, और क्या बचेगा? 20 बचेगा। क्लियर है? तो मोलर मास निकालते हैं। देखो मोलर मास के एफ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1.86 मल्टीप्लाई 13.6 मल्टीप्लाई 1000, और बेटा डेल्टा टी एफ की वैल्यू रखिए 3.7 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मोलर मास आपका लगभग इतना आना चाहिए, 342.39 ग्राम पर मोल इनवर्स, ये आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्रीजिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 5% ऑफ कैन शुगर बाई मास, ठीक है ना। 5% ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर जानते हैं आप क्या होती है बच्चों? कैन शुगर होती है आपकी, सुक्रोज को बोलते हैं, C12H22O11, जिसका मोलर मास 342 होता है। वो कह रहा है 5% ऑफ कैन शुगर, ये सोल्यूट है आपका, बाई मास W/W हैज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इतना दे रखा है। डेल्टा टी एफ किसके लिए? कैन शुगर के लिए दे रखा है बेटा, इतना, ठीक है। वो कह रहा फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अच्छा, 2 सोल्यूट दे रखे हैं आपकी बात, क्या बात है, अच्छा सवाल बन गया है। तो 5% ग्लूकोज बाई मास इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज। अच्छा, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है आपकी बार आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ग्लूकोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, जिसमें 5% बाई मास यानी कि W/W दे रखा है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं किसके ऊपर? कैन शुगर के ऊपर काम करते हैं। पहला सोल्यूट डालिए यहाँ पर, कैन शुगर, कैन शुगर के ऊपर काम करते हैं। देखो यहाँ से, अब कैन शुगर के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ से कैन शुगर की सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे इसका, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डेल्टा टी एफ
इसके लिए दे रखा है क्या हमें? हाँ दे रखा है बेटा 2.15। डेल्टा टी एफ तो निकाल लेंगे क्योंकि टी नॉट भी दे रखा है और वो भी दे रखा है हमें। चलो ठीक है। चलो डेल्टा टी एफ कैन शुगर के लिए फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई एम लगाना है बेटा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। ठीक है, डेल्टा टी एफ अगर आपको निकालना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा टी नॉट माइनस टी एस। तो टी नॉट कितना आपके पास देखो 273 ये दे रखा, तो 273.15 माइनस, ठीक है ना, और टी एस का कितना दे रखा है बेटा 273, टी एस दे रखा है टी एस का 271 दे रखा है। फिर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, चलो बेटा एक बार फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से देखो। 5% ऑफ कैन शुगर बाई मास W/W हैज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज बाई मास इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 के। ठीक है, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसका मतलब अब की बार आपको दो सॉल्यूशन है, एक 5% कैन शुगर का है, एक 5% ग्लूकोज का है बेटा। ठीक है ना, तो ग्लूकोज वाले के लिए फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है बेटा। ठीक है ना, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज के लिए 5% के लिए। तो एक बात तो कॉमन है कि 5% W/W, W/W का मतलब जानते हो कि 5 ग्राम सोल्यूट परजेंट है किसमें के अंदर, बोलो किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। चलो तो पहले कैन शुगर के लिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो कैन शुगर के लिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, सारी वैल्यू रखिए यहाँ पर आप। अब डेल्टा टी एफ कैन शुगर के लिए कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लो इसको, टी नोट माइनस टी एस। टी नोट आपको क्वेश्चन में दे रखा है देखो, ठीक है ना, टी नोट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहे यहाँ पर। टी एस कितना दे रखा है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 271 ये दे रखा है। तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे, अगर कैलकुलेशन में कोई 19-20 आ जाएगी तो आप देख लेना, तरीका इंपॉर्टेंट है केवल। ठीक है, तो ये सोल्व करने के बाद में लगभग आपका 2.15 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू रखिए 2.15 बराबर के एफ कितना दे रखा है देखो, ऊपर दे रखा है के एफ 1.86। ठीक है, या वैल्यू मत रखिए, के एफ तो कट जाएगा, मत रखिए के एफ की वैल्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम रखते हैं के एफ मल्टीप्लाई एम। एम का मतलब मोलिलिटी, कितने ग्राम दे रखा है आप जानते ही हैं, 5%। W/W का मतलब क्या है ग्लूकोज के लिए, कैन शुगर के लिए, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्राम जो कैन शुगर है आपकी, 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट है किसके अंदर बोलो, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं आप, यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का मास जो है 100 है, और बेटा उसका कितना मास है सोल्यूट का 5 है, तो यहाँ से ये सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 95 ग्राम आ जाएगा। ये ग्राम में ध्यान रखना, हमें केजी में जरूरत पड़ेगी। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रखिए मोलिलिटी में। तो मोलिलिटी में रखेंगे मोल्स, मोल्स कितने हैं, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 5 ग्राम है, तो ऊपर 5 आ जाएगा देखो। मोलर मास कैन शुगर का कितना होता है 342 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 95 ग्राम को आप 1000 से क्या कर दिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा केजी में हो जाएगा।
इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम काम करते हैं ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए काम करते हैं। यही फॉर्मूला ग्लूकोज पे लगाएंगे। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? के एफ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ के लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए आप इसको। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ को ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई एम रखिए। एम 5 ग्राम ही आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा बेटा? ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी कितना आएगा? 95 को डिवाइड करेंगे कितने से? 1000 से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन को आप क्या कर दिए? डिवाइड कर दो फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय, बोलो, फर्स्ट। जब आप क्या करेंगे? सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये इस तरह से लिखेंगे हम डेल्टा। तो यह ध्यान से देखो क्या क्या कट जाएगा, ध्यान से देखो क्या क्या कट जाएगा बेटा। के एफ कट जाएगा आपका, के एफ यहाँ से भी कट जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है 95/100, ये वाला ये भी कट जाएगा बेटा। और क्या कटेगा आपका? यहाँ 5, ये 5 भी कट जाएगा, ये 5 भी कट जाएगा, देखो 5 से। तो बस अब बचेगा क्या? जो बचा है उसको लिखिए। तो आपका बचेगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा इसका डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ जो है आपका ऊपर आएगा बेटा, ठीक है ना। नीचे कितना आएगा? ये वाला 2.15 आएगा, बराबर क्या आएगा? यहाँ पर 342 बचेगा केवल, और नीचे क्या आएगा बोलो? 180 आएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर हमारे पास डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा हमारा, इसको डेल्टा टी एफ सोल्व करने के बाद में आएगा 2.1। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा देखो? 1.9 आएगा, नहीं आएगा? ये 1.9 आ जाएगा। तो जब डेल्टा टी एफ निकालोगे तो 2.15 माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1.9 से। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आपका आ जाएगा 4.085 केल्विन आ गया। इतना आ जाएगा डेल्टा टी एफ। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। अब वो निकलवा क्या रहा है देखो? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकलवा रहा है। तो चलो ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, पॉइंट ऑफ ग्लूकोज अगर निकालना है तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो कितना था देखो? 273, ये रहा हमारा 273, ये वाला। इसमें से जो हमने कैलकुलेट करा है इसको माइनस कर दिए तो आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 273 माइनस 15 माइनस आ जाएगा 4.085। तो ये जो आंसर आएगा आपका 269.06 केल्विन आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो सॉल्यूशन थे, उसके लिए हमने निकाला था, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो नोट पॉइंट क्या है आपके लिए, ध्यान रखना। अभी तक हमने वेपर प्रेशर के बारे में आपको बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया और बॉइलिंग पॉइंट हमने पीछे पढ़ा। ये 3 फॉर्मूले लगाए मैंने आपको, ध्यान से देखो। तीनों फॉर्मूले को देखो, नीट में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्या है, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलिलिटी के। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले जो वैलिड हैं केवल नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, खासकर ये वाली कंडीशन को कभी नहीं भूलना। ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब आपका सोल्यूट क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जो आयन प्रोड्यूस ना करे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट, ये कुछ सॉल्यूशन है यूरिया के जिसमें मोलिलिटी आपको दे रखी है। तो जितनी मोलिलिटी कम होगी उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछ सकता है। तो बताओ सबसे कम मोलिलिटी किसकी दे रखी है आपको?
आराम से देख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। हाईएस्ट, जितनी कम मोलिलिटी होगी उतनी ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसका, बोलो, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर देखो एक ही सॉल्यूशन है, कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, सॉरी जो आपका सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, उसका सॉल्यूशन बनाया गया है और आपको मोलिलिटी दी हुई है अलग अलग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए फॉर्मूला ऊपर देखिए फटाफट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलिलिटी के, जिसकी मोलिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये आंसर आ जाएगा, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा बीपी। क्यों? क्योंकि इसकी मोलिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी अगर पूछता है तो डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, और उसके बाद क्या जाएगा बेटा, बोलो, ये 0.1 है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में ए आ जाएगा। ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। पर ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला वैलिड होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी के। ये कब होता है फॉर्मूला वैलिड, आप इसको ध्यान से रखना बिल्कुल, जब आपका सोल्यूट क्या होगा, जब आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए सोडियम क्लोराइड वगैरह वो इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए अलग तरीका है बेटा, उसके लिए हम 1-2 फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, जिसको हम कहते हैं, बोलो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा पहले ऑस्मोसिस को। किसको समझना पड़ेगा, बोलो, ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होती है, देखो उसके लिए एक हमने क्या करा, एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, ये वाला, ये कंटेनर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इस कंटेनर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एसपीएम के द्वारा। एसपीएम क्या मतलब है, इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन के द्वारा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, दोनों तरफ सॉल्यूशन है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है आपकी, उधर प्योर वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर, उसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है बेटा, प्योर वाटर है। लेफ्ट साइड में जो C1 है, ठीक है ना, उधर हमने वाटर और प्लस ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूशन लिया। इधर क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक की कंसंट्रेशन C1 मान ली है, एक की कंसंट्रेशन हमने C2 मान ली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो होता क्या है, ऑस्मोसिस में होता क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस में जो प्योर सॉल्वेंट होता है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट की। तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो थ्रू एसपीएम के थ्रू क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को क्या करते हैं, मूव हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। लिखा भी है देखो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूशन। ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल का एसपीएम के थ्रू, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है ना, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, इन ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल बेटा। ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। आप जानते ही हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर RHS, राइट हैंड साइड में देखो, जो प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल का हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ को मूव करना भी क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। अब ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। क्या बोलो, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना होती है। ठीक है ना, जो प्लांट के अंदर होती है, और ये मैटर की केवल लिक्विड फेज में होती है। ध्यान रखना, सॉलिड और गैस फेज में ये वाली बेटा ऑस्मोसिस की फिनोमिना नहीं होती है। क्लियर है। जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा।
ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बोलो, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है या फिनोमिना होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया। ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लांट के अंदर ये होती है। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है फिर, ठीक है ना। तो यानी कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर भी। देखिए एक डायग्राम बनाया मैंने, बड़े ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को आप। ये देखिए एक कंटेनर ये है बेटा, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, जो मैं बना रहा हूँ इसमें प्योर सॉल्वेंट हमने डाला, जो प्योर सॉल्वेंट का मतलब वाटर है। ठीक है ना, वाटर है। और इधर लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में जो मेरे पास कंटेनर है ये वाला बेटा, इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसमें हमारे पास मान लो कोई भी सॉल्यूट हो सकता है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट है और प्लस क्या है बेटा, वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है, और बीच में दोनों कंटेनर को हमने कनेक्ट कर दिया एक ट्यूब के द्वारा, एक नली के द्वारा, और उसके बीच में हमने लगा दी एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि इसमें से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही माइग्रेट कर सकते हैं, आर पार गुजर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें से नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल बोलो इधर से एसपीएम के थ्रू इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर बात है ना, ऑस्मोसिस ऐसे ही तो होता है, इधर से वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ को आना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। क्लियर बात है, चलिए लेकिन मैंने क्या किया, सॉल्यूशन की साइड, ठीक है ना, एक बेटा पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी, सॉल्यूशन की साइड, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन की साइड मैंने एक पिस्टन लगा दी, और पिस्टन के द्वारा मैं बाहर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। एक पिस्टन के द्वारा मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन के ऊपर एक क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूँ सॉल्यूशन के ऊपर। तो इससे होगा क्या, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव कर रहे थे, अब उनका मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। रुकने का मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो देखो डेफिनेशन देखो क्या है, द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया नहीं यार बेटा, सॉल्यूशन की साइड अगर आप बाहर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर लो कंसंट्रेशन से जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ को आ रहे थे, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, वो फिनोमेना स्टॉप हो जाएगी। तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की साइड पर लगाया गया वो एक्स्ट्रा प्रेशर, जिससे क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है बेटा वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई के द्वारा, बोलो इसका सिंबल क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला निकालते हैं हमें, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलिटी, मोलिटी का मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बोलते हैं। क्लियर बात है, अगर मैं इन दोनों फैक्टर को मिला दूँ तो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिटी और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। क्लियर बात है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ध्यान रखना ये। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो बेटा एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं, और आर आपका वही है जिसको गैस कांस्टेंट कहते थे आप। यहाँ पर इसको आर की जगह एस भी इंडिकेट कर देते हैं कभी कभी। एस का मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, ये वही है बिल्कुल, आर आइडियल गैस कांस्टेंट जो गैस कांस्टेंट में पढ़ते थे आप। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको रखनी है आर या एस की 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स वाली रखनी है। और पाई हमेशा आपको मोस्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा एटीएम में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
तो देखो m की जगह c भी लिख सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आएगा पाई बराबर CRT, इसको याद कर लीजिए। ये केवल फॉर्मूला जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये फॉर्मूला वैलिड है किस सॉल्यूशन के लिए? लिक्विड फेज के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन है जिनको आप याद रखेंगे प्रेशर से रिलेटेड बेटा। 1 atm बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 atm बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 atm 1.01 बार के बराबर होता है। ये याद रखना, आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको। और 1 बार जो होता है 0.98 atm के बराबर होता है। और 760 mmHg के बराबर होता है। 760 mm टॉर्क के बराबर होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमारा मेन है, ध्यान से देख लीजिए ये वाला। ठीक है, अच्छा तुमने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी थी, याद करो। पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी का मतलब, एन का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलिटी ही होती है। तो ये जो पी है ना बेटा, यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और इसी को हम एन अपॉन वी को सी भी लिख सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं। और मोलिटी क्या होती है आपको पता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये रहा फॉर्मूला मोलिटी का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं सीधे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% W/V कैन शुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। और कैन शुगर का मोलर मास इतना दे रखा है बेटा। 5% W/V का मतलब क्या होता है? पहले इसको देखिए। 5% W/V का मतलब होता है 5 ग्राम कैन शुगर इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमें मोलेटी निकालने के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो 5% W/V से आप निकाल सकते हो 5 ग्राम कैन शुगर इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, यहाँ से आपको मिल गया। लेकिन हमें सॉल्यूशन किस में चाहिए बच्चों? लीटर में चाहिए। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है ना? चलिए, टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर? 15 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? 5, ये हो जाएगा आपका जी 7 8 5 6 7 5, 288 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर। बस रखिए, फॉर्मूला क्या निकालना है? देखो पाई बराबर एम आर टी। एम का मतलब मॉल्स। और मॉल्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं? मास। मास कितना दे रखा है? 5। मोलर मास कितना होता है कैन शुगर का? 342। तो 5/342। ठीक है ना? और वॉल्यूम कितना आ गया? 0.1। ये यहाँ रख दिया आपने। आर की वैल्यू आपने रख दी, टी आपने रख दिया, और यहाँ से पाई आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा सीधा 3.4 ATM आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। चलिए ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। वो कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 1.2 ग्राम ऑफ 1.26 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर। कोई पॉलीमर है, ठीक है ना? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ देयर सॉल्यूशन इज, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है। मोलर मास ऑफ पॉलीमर निकाल रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई बराबर एम आर टी। एम आर टी क्या होता है? एम का मतलब मोलिटी। मोलिटी क्या होती है? एन अपॉन वी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में, आर टी। चलिए ठीक है। और मोल्स क्या होता है? मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ, तो मास किसका? पॉलीमर का। तो मास ऑफ पॉलीमर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बेटा। तो और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ मोलर मास। यही तो निकालना है आपको, मास ऑफ मोलर मास, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको यहाँ रखिए। तो मास कितना है पॉलीमर का? देखिए ये दे रखा है 1.26 ग्राम। चलिए रखते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो पाई बराबर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम कितना, ये हो जाएगा आपका पॉलीमर वाला है क्वेश्चन है ये हमारा। चलो देखो देखिए, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड रुकिए। चलो चलो चलो, पॉलीमर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
200 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है आपका। चलो एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो पाई बराबर एन अपॉन वी, एन अपॉन वी, नहीं, क्या करना है हमें क्या करना है बेटा, हमें सारी वैल्यू रखनी है। पाई कितना है हमारे पास, पाई है, पाई की जगह रखेंगे आप 2 पॉइंट कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻³ दे रखा है। चलिए, एन का मतलब मास ऑफ पॉलीमर दे रखा है आपको 1.26, चलो ठीक है 1.26 दे रखा है। मोलर मास इसको एक्स मान लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा है। तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, और क्या दे रखा है, आर की वैल्यू वही होती है बेटा 0 कितना, 0 बोलो, आर की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो 0.0821, 0.0821 रखनी है। और बेटा टेम्परेचर कितना है, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस x को निकालना है, ये x ही क्या है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर है। तो जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से x को, तो मोलर मास जो आ जाएगा, मोलर मास ऑफ पॉलीमर कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ पॉलीमर x जो है, सोल्व कर लेंगे इसको, मैंने सोल्व कर लिया है। सोल्व करने के बाद में इतना आंसर आना चाहिए 6000 ग्राम पर मोल, इतना आना चाहिए 6000, ठीक है। पॉलीमर तुम जानते हैं हाई मोलर मास वाले होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, ध्यान रखना, याद रखना। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, किसके होता है बोलो, मोलिलिटी, याद रखना। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। और अगर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट के, किसके बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, मोलरिटी के। लेकिन ये फॉर्मूले हमारे वैलिड होंगे केवल किसके ऊपर बोलो, जब हमारा सोल्यूट कैसा होगा बेटा, जब हमारा सोल्यूट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा बोलो, जब हमारा सोल्यूट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो देखिए हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा सेम है सब में, ठीक है ना। यूरिया का सॉल्यूशन दे रखा है अलग अलग कंसंट्रेशन पर, देखिए तो जिसकी मोलिटी ज़्यादा होगी उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। तो इसका होगा आंसर ये वाला। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो जिस सी की ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी उसके बाद किसका होगा, डी का होगा, उसके बाद बी का, और उसके बाद ए का। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में आ जाते हैं जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ एक टॉपिक और आएगा आपका जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक न्यूमेरिकल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम अब तक जो भी पढ़ा है उसका वन शॉट लेंगे, और सारे न्यूमेरिकल टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, मैं उनके अगली वीडियो में आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, दो सॉल्यूशन मान लो, एक ए है, एक क्या है हमारे पास बी है, ठीक है ना। और ए की कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, बी की क्या है कंसंट्रेशन 2 है, और टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सेम है बेटा। सेम टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन का जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिख दी है, थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
आप इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसके बारे में डिटेल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनके बारे में डिटेल अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह ये सब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से क्या हो जाता हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ये भी ऐसा लग रहा है कि दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, पर दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जाते जाते लास्ट में एक चीज़ याद करना कि ऑस्मोसिक जो फिनोमिना है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ध्यान रखना, जो लिविंग सेल के अंदर या प्लांट के अंदर बेटा होती है। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पढ़ेंगे, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने वाला है जिसको बोलेंगे वान ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वान ऑफ फैक्टर कहने का मतलब जिसको आई से आप इंडिकेट करते हो, यानी कि अब जो हमारे पास अगला सॉल्यूशन आने वाला है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा, बट अब हम सॉल्यूट की नेचर को चेंज करेंगे। अब जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड तो होगा, ठीक है ना, लेकिन अब हमारा होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारा सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जो आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटा क्या होगा, उसका डिसोसिएशन भी होगा। क्या होगा, उसका डिसोसिएशन भी होगा, और उसका क्या होगा, एसोसिएशन भी होगा, ठीक है। तो अब जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है ना। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलो, वन टॉप फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, इसको रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले को क्या नाम है बढ़िया तरीके से इसको क्या नाम है मेमोरी में रखने के लिए लिख लिख के याद करिए, ठीक है। चलिए, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंटेक्स वाले, सोल्ड वाले, एक्सरसाइज वाले, उनको सोल्व करिए, और साथ में करिए PYQ, ठीक है। इतना काफ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए।